Hello friends, welcome to my YouTube channel Knowledge Skill. Today we are going to discuss a very important topic. You can say extremely important topic that is called voice. एक बहुत खास टॉपिक है इंग्लिश में जिसको आप वॉइस कहते हैं और आपने उसका सुना होगा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। देखिए ये कहेंगे सर ये तो हमें पता है, हमने एकेडमिक्स लेवल पे पढ़ा है। बिल्कुल, आपका कोई ईयर ऐसा नहीं गया होगा जो जब भी आपने क्लास ली होगी आपके टीचर्स ने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को आपको पढ़ाया होगा। और मजे की बात ये है, चाहे वो एकेडमिक लेवल हो चाहे आपका कॉम्पिटिटिव लेवल हो, सब में एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट आता है। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता नहीं है, ज्यादातर को पता ही नहीं है कि वॉइस एक्टिव से पैसिव क्यों बनाते हैं और कैसे बनाते हैं, कौन सी कंडीशन है कि जहां पर केवल एक्टिव ही बनता है और कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर केवल पैसिव ही बनता है, आप एक्टिव नहीं बना सकते। तो वो तो एक्टिव से पैसिव बनाना सिखाया जाता है, लेकिन वो नहीं बताया जाता कि पैसिव को कब डालना है और एक्टिव वॉइस को आपको कब यूज करना है। दूसरी बात, जब भी आपको स्टोरी बुक पढ़ते हैं, स्टोरी बुक्स में बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो नेचुरली वो पैसिव में होते हैं, लेकिन उनका मीनिंग निकालने में बड़ा प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती पैसिव। और एकेडमिक्स लेवल हो चाहे आपका कोई सा भी लेवल हो, जब आप लिखते हो, क्योंकि आप एग्जाम में अपने एग्जाम पेपर भी लिखते हो, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आर्टिकल्स हैं, ऐसे राइटिंग है, लेटर्स हैं, रिपोर्ट राइटिंग है, बहुत सारी चीजें हैं। जब भी कोई स्टोरी बुक भी लिख रहे हैं आप, कुछ भी लिख रहे हैं आप, तो अगर आपको इफ यू डोंट नो द प्रॉपर यूज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस तो यू कैन नॉट ट्रांसलेट द सेंटेंस। तो आज हम वो समझेंगे कि एक्टिव और पैसिव वॉइस बेसिकली होता क्या है और ये क्यों यूज किया जाता है। क्योंकि जब हमने सेंटेंस एक्टिव में बना लिया तो फिर उसको पैसिव क्यों बनाते हैं और कौन सी कंडीशन है वो बनाने की। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। क्लियर? देखिएगा, दोबारा समझिएगा। इंग्लिश बोलने में, लिखने में, पढ़ने में वॉइस का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है और एकेडमिक लेवल पे तो आते भी हैं और कॉम्पिटिटिव लेवल में इसमें से एरर पूछे जाते हैं। और अगर वैसे भी आप देखो, न्यूज़पेपर पढ़ना हो, मैगजीन पढ़ना हो, इंग्लिश को बोलना हो, तो वहां भी आपका एक्टिव और पैसिव वॉइस का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो फ्रेंड्स, जो भी इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, चाहे वो किसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो और चाहे आप इंग्लिश को ऐसे ही सीखना चाहते हो एज ए लैंग्वेज, तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का प्रॉपर यूज होना चाहिए, नहीं तो आप लैंग्वेज को नहीं सीख पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक्टिव पैसिव एक टेंस का ही पार्ट है और टेंसेस तब तक कंप्लीट नहीं हो सकते जब तक आपको एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव का यूज बदलना नहीं, मतलब इनको चेंज करना नहीं आता है। ओके, शुरू करते हैं। देखिए एक्टिव वॉइस क्या है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, क्योंकि वॉइस के दो फंक्शन हो गए हैं। सबसे पहली बात ये समझिएगा कि एक्टिव पैसिव ये है क्या आखिरकार। ये बेसिकली ये वर्ब का ही एक फॉर्म है। यानी अगर ग्रामर में बात करें, इन ग्रामर वॉइस रेफर्स टू द फॉर्म ऑफ ए वर्ब दैट इंडिकेट्स, समझिएगा कि इन ग्रामर जो वॉइस है रेफर्स टू द फॉर्म ऑफ ए वर्ब दैट इंडिकेट्स वेदर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, वेदर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज परफॉर्मिंग द एक्शन और रिसीविंग द एक्शन। हाँ, ये समझिएगा, दोबारा समझिएगा कि कोई भी सेंटेंस है आपका, कोई भी आपका सेंटेंस है, उसमें वर्ब तो होगी ना, और ये वर्ब होगी, एक्शन होगा, तो यहां पर एक सब्जेक्ट होगा। अब ये समझिएगा क्या कहा हमने कि ये इंडिकेट ये करती है क्या कि वेदर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज परफॉर्मिंग द एक्शन और रिसीविंग द एक्शन। अब समझिएगा, यहां पर जो आपका सब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां जो भी वर्ब है आपकी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, अगर ये सब्जेक्ट आपका जो काम करने वाला, बताऊंगा डूअर, अगर इस एक्शन पर वो काम कर रहा है, उसने वो काम किया है या करेगा, तो फिर समझिएगा ये एक्टिव वॉइस है और ये एक्शन का कहीं ना कहीं किसी पर एक इंपैक्ट होगा जिसको आप ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इस सेंटेंस को आप एक्टिव वॉइस कहते हैं। दोबारा समझिएगा। देखो मैं वैसे ही पढ़ा सकता था आपको, लेकिन नहीं, आपको न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, लिखने में, पढ़ने में, बोलने में when to use active and passive voice, तो you should know properly the function of this voice। voice का आपको फंक्शन पता होना चाहिए।
दोबारा समझिएगा कि सब्जेक्ट जो वहां काम करने वाला है, अगर वो इस वर्ब पर, इस एक्शन पर काम कर रहा है, यानी हमने क्या कहा था कि वेदर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज परफॉर्मिंग द एक्शन और रिसीविंग द एक्शन, अगर वो इस एक्शन पे ये सब्जेक्ट काम कर रहा है तो समझिएगा वो एक्टिव वॉइस है। लेकिन एक और सेंटेंस हमें मिला, यहां पर वर्ब है, यहां भी सेंटेंस में सब्जेक्ट है, कुछ आगे काम हुआ, लेकिन ये जो वर्ब है, ये एक्शन जो हुआ, ये इसने नहीं किया बल्कि ये इसी पे किया गया, या इस पर हुआ या हो रहा है, तो समझिएगा किसी के द्वारा जो भी है, उसको हाइड भी कर लेते हैं, वो बात की बात है, तो वो अपने आप में पैसिव होता है। पहले तो आप ये समझिएगा कि एक्टिव पैसिव में फर्क क्या है। दोबारा समझो, एक्टिव जब ये यहां पर रखा हुआ सब्जेक्ट इस एक्शन पर, इस वर्ब पर, क्रिया पर काम करता है और वो एक्शन जो हुआ है किसी और पर हुआ है, उसका इंपैक्ट, उसका असर रिसीव कोई और करता है, तो वो एक्टिव होता है। लेकिन ये रखा हुआ सब्जेक्ट ये काम नहीं कर रहा है बल्कि ये काम इसी पे किया गया है, उसको पैसिव वॉइस कहते हैं। अब दूसरी बात समझिएगा जो आज तक आपको पता नहीं, ये जो आपका सब्जेक्ट है और ये भी आपका सब्जेक्ट है, लेकिन जब ये काम करता है तो इसको कहते हैं डूअर ऑफ द एक्शन, और ये जो सब्जेक्ट है इसे कहते हैं आप रिसीवर ऑफ द एक्शन। अब ये समझने की बात है, बस ध्यान से समझते रहना। ये क्लास आपकी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही मजेदार है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे ध्यान से समझें, सारी जिंदगी आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस में कभी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, मेरी गारंटी है। दोबारा समझिएगा, यहां पर कोई भी सेंटेंस है, उसमें यहां एक सब्जेक्ट मिला है जो भी काम करने वाला है, अगर वो डूअर है जिसको आप कहते हैं कर्ता। अब देखिएगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपको यह बता दिया गया कि सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता और ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म, कुछ ऐसे बता दिया गया। देखो ये वो गड़बड़ है सब। सब्जेक्ट कोई कर्ता वर्ता कुछ नहीं होता, सब्जेक्ट तो वो है जिससे लेकर के आपने सेंटेंस शुरू किया। सब्जेक्ट का मतलब कोई कर्ता नहीं होता, सब्जेक्ट तो एक टॉपिक है, एक सब्जेक्ट है, एक विषय है। सेंटेंस को शुरू करने के लिए एक हमें कुछ चाहिए, वो सब्जेक्ट है बस। अब वो सब्जेक्ट दो तरह से काम करता है, कैसे? या तो वो डूअर होगा या वो रिसीवर होगा। समझिएगा दोबारा से, अभी एक बार फिर समझे। यहां पर कोई वर्ब है, यहां पर ये एक सब्जेक्ट है जिसको आपको कर्ता बता दिया गया, कर्ता वर्ता नहीं है। ये दो तरह से काम करता है, या तो ये डूअर होगा या ये रिसीवर होगा। डूअर क्या होता है? जो काम करता है। रिसीवर क्या होता है? जिस पर काम किया जाता है। देखिएगा, ये सेंटेंस है कोई, इसमें कोई वर्ब है, आगे कोई सेंटेंस चल रहा है। अब देखिएगा, अगर ये सेंटेंस में काम करने लगा, किया है या करेगा, तो समझिएगा फिर ये आपका एक्टिव वॉइस। और अगर ये कोई वर्ब एक्शन इसी पे की गई है या की जा रही है, इसने कुछ नहीं किया, तो फिर ये आपका पैसिव वॉइस। लो जी, समझ लीजिएगा। दोबारा समझो, अगर इसने कोई काम किया है इस क्रिया पर, एक्शन पर, तो ये समझिएगा एक्टिव है। और यहां पर जो वर्ब है ये बनकर तो सब्जेक्ट आया है, लेकिन ये नाम तो सब्जेक्ट ही रहेगा, लेकिन ये काम या डूअर का नहीं कर रहा बल्कि रिसीवर का कर रहा है, तो समझिएगा उस पर काम किया गया तो वो पैसिव है। और मैंने बताया आपको कि एक ही रूल बताऊंगा पैसिव बनाने का, पहले समझिएगा एक्टिव पैसिव होता क्या है। हमारे देखिए, ये ऊपर लिखा हुआ है, क्लियर? यहां आ जाइएगा। तो क्या पता चला? पता यह चला कि जब आपको सेंटेंस कोई भी मिलता है उसमें वर्ब होती है, बिल्कुल होगी, और यहां पर कोई सब्जेक्ट होगा, वो सब्जेक्ट दो तरह से काम करेगा। एक बार फिर समझो, डूअर और रिसीवर, मैंने आर ही लिख दिया है। अगर ये आपका इस एक्शन पे, इस वर्ब पे काम करता है, तो समझिएगा ये आपका है एक्टिव वॉइस। और अगर यहां पर वर्ब है
और इसने काम नहीं किया बल्कि काम इसी पे किया गया है, तो फिर समझिएगा ये पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले तो आपको सेंटेंस जो मिलेगा वहां बनाने के लिए, वो चेंज द वॉइस के लिए आपको पता होना चाहिए एक्टिव है या पैसिव है। दूसरा, जब आपको न्यूज़पेपर में, मैगजीन में कहीं भी सेंटेंस मिलता है तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में है। यहां वर्ब पर काम करने वाला या डूअर रखा हुआ है, वर्ब पे काम किया, कर रहा है, करेगा, तो समझिए एक्टिव वॉइस है। अगर वो एक्शन उसी पे किया गया है, वो नहीं कर रहा है, केवल आया है सब्जेक्ट बन के लेकिन काम तो कोई और कर रहा है, तो समझिएगा वो पैसिव वॉइस है। कैसे? फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये देखिएगा, शी क्लीन्स द रूम। बहुत ईजी है, अभी बताऊंगा आपको, बहुत ईजी है। आप देखिएगा यहां एक काम होता है क्लींस, वर्ब आया, एक एक्शन हुआ साफ होने का, ये हुआ यहां पर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के दो पार्ट हैं, एक डूअर और एक आपका रिसीवर। अब ये देखना पड़ेगा जो शी है, ये कमरे को साफ, ये क्लीन करने का काम शी करती है या इसको कोई साफ करता है शी को? नहीं, शी को तो नहीं करता कोई साफ, यानी शी करती है साफ करने का काम, किसको? रूम को। तो ये यहां पर जो शी है, ये यहां पर डूअर है, ना कि ये रिसीवर है। और क्लीन होने का जो काम होता है वो होता है किस पे? रूम पे। तो ये इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, ये सेंटेंस का रिसीवर है। किसका? वर्ब का रिसीवर। ये इस वर्ब का डूअर है, कौन? शी। और ये इस वर्ब का रिसीवर है, कौन? द रूम। शी ने ये काम किया, क्या काम किया, किस पे किया? इस पर। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर? आपको मैं आगे बताऊंगा जब पढ़ेंगे तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब की बातें करेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी समझिएगा कि जब आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, यानी वो वर्ब ट्रांजिटिव होनी चाहिए। ट्रांजिटिव का मतलब ऐसी वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, SITIV। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जिनमें ऑब्जेक्ट होता है, उसका एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एक इनडायरेक्ट भी हो सकता है, दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, लेकिन एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दोबारा समझिएगा, सेंटेंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो ऑब्जेक्ट होते हैं, वो बाद में डील करेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं। और सेंटेंस में ऐसा कभी नहीं होता कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो और डायरेक्ट ना हो, डायरेक्ट जरूर होगा, दोनों होंगे या डायरेक्ट तो होगा ही। तो यानी जो वर्ब को डायरेक्ट रिसीव करता है उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो शी ने किया क्लीन पे काम और क्या किया? रूम को, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हुआ आपका एक्टिव। अब एक पैसिव क्या है, अब देखते हैं। मान लीजिए सेंटेंस किसी ने शुरू किया, द रूम क्लीन्स, कमरा साफ होता। देखने में तो सही लगता है सेंटेंस, मान लीजिए आपने टूटी फूटी इंग्लिश बोल दी, समझने को तो समझ ही गए, द रूम क्लीन्स, कमरा साफ होता है या कमरा साफ किया जाता है, जो भी आपको बनाना है। लेकिन देखिएगा एरर कैसे मिलेगा, देखते हैं। और ये गलत क्यों है ये भी देखेंगे। ये आपकी वर्ब और ये आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दो तरह से काम करता है, एक डूअर और एक रिसीवर। अब ये देखना पड़ेगा जो रूम है, ये रूम इस क्लीन पे काम करता है या नहीं करता है। ये रूम किसी को साफ करने का काम कर सकता है? नहीं, रूम तो नहीं कर सकता, तो रूम को तो साफ किया जाएगा। इसका मतलब यहां देखेगा, अगर ये डूअर कोई काम करता है तो फिर एक्टिव होता है, और अगर ये सब्जेक्ट तो बन जाए लेकिन इस पे काम उल्टा हो, देखो ये ना, तो फिर वो क्या होता है? पैसिव वॉइस होती है। अगर यहां पर सेंटेंस डूअर से शुरू हो रहा है तो फिर वो एक्टिव वॉइस है, अगर वो सेंटेंस रिसीवर से शुरू हो रहा है तो फिर वो पैसिव वॉइस है। तो रूम यहां डूअर तो नहीं है, इस वर्ब का डूअर नहीं है, तो रूम ने कोई काम नहीं किया, ना कर रहा है, इसलिए ये सेंटेंस सब्जेक्ट तो है रूम, लेकिन ये सेंटेंस में सब्जेक्ट रिसीवर है। और जब सेंटेंस रिसीवर से शुरू होगा तो फिर वो हमेशा कैसा होगा? पैसिव वॉइस होगी, और ये पैसिव वॉइस में अभी रखा हुआ नहीं है, तो ये सेंटेंस हो गया रॉन्ग, इसको पैसिव बनाना पड़ेगा। तो पैसिव कैसे बनाएंगे वो सीखेंगे। पहले ये समझिएगा कि एक्टिव और पैसिव को समझते कैसे हैं, पहचानते कैसे हैं।
दोबारा समझिएगा, यहां पर शी ने काम किया इस क्लीन पर, लेकिन यहां रूम ने काम नहीं किया क्लीन पर, क्योंकि यहां शी ने काम किया, ये शी है डूअर ऑफ द एक्शन, लेकिन ये जो रूम है ये रिसीवर ऑफ द एक्शन है, क्योंकि क्लीन का रिसीवर है, तो यहां पर काम नहीं, इसलिए ये सेंटेंस एक्टिव कॉन्सेप्ट है इसका, और ये पैदाइशी नेचुरली पैसिव ही है, इसे एक्टिव नहीं बना सकते आप। किसी ने किया होगा, वो हाइड हो गया है। आप कैसे बनेंगे पैसिव, क्या होगा वो देखते हैं आगे। नेक्स्ट देखिएगा, यहां तक मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट क्या है एक्टिव और पैसिव का, ये क्यों खास है। अब देखिएगा एक बार फिर, तो एक्टिव क्या हुआ, एक्टिव ये हुआ कि सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और एक आपका यहां ऑब्जेक्ट, तो ये इस पर काम कर रहा हो, ये डूअर हो, और ये वर्क किसी पे किया गया हो, ये रिसीवर हो, तो समझिएगा सेंटेंस एक्टिव, और इसको कहते हैं आप यहां डूअर। पैसिव क्या हुआ, पैसिव ये हुआ सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, लेकिन ये वर्ब इसी पे किया गया हुआ, इसने कोई काम नहीं किया, ये सब्जेक्ट बना हुआ है, ये डूअर नहीं है, ये यहां पर है रिसीवर, रिसीवर ऑफ द एक्शन। क्लियर, यहां तक समझ में आया। अब ये एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव क्यों बनते हैं ये समझिएगा। देखिएगा, मैंने कहा था कि वो जो है इंडिकेट ये करता है कि वेदर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज परफॉर्मिंग द एक्शन और वेदर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज रिसीविंग द एक्शन, वो एक्शन को रिसीव कर रहा है या परफॉर्म कर रहा है। तो कितनी बार ऐसा होता है कि जब आप सेंटेंस को बनाते हो, मान लीजिए आप कुछ कहना चाहते हैं, यू वांट टू स्पीक समथिंग, यू वांट टू राइट समथिंग, कुछ लिखना भी चाहते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन है, उस सेंटेंस को एक्टिव बनाने का और उस सेंटेंस को पैसिव बनाने का। एक्टिव तब बनाते हैं जब आप किसी डूअर पर यानी काम करने वाले को एम्फेसाइज करते हैं, यानी उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। व्हेन वी गिव द इंपॉर्टेंस और वी एम्फेसाइज द डूअर ऑफ द एक्शन, काम को करने वाले पर हम ज्यादा दबाव डालते हैं या उसको इंपॉर्टेंस देते हैं, तो हम जाहिर सी बात है, ऑब्वियस है कि हम उसे पहले रखेंगे, उसे ही मेंशन करेंगे। जैसे मान लीजिए ये है कि मिस्टर शर्मा मुझे पढ़ाते हैं, तो हमारे लिए खास इस सेंटेंस में मिस्टर शर्मा है, मिस्टर शर्मा मुझे पढ़ाते हैं, वो मैं मिस्टर शर्मा को हाईलाइट करना चाहता हूं। लेकिन ऐसा होता है कभी कभी कि आप उस काम करने वाले को बताना नहीं चाहते हो, यू डोंट वांट टू टेल या you don't want to explain the doer of the action or you want to hide the doer of the action, या तुम उस काम को करने वाले को छिपाना चाहते हो। दोबारा समझिएगा, you don't want to tell the doer, you don't want to explain या tell या expose the doer of the action or you don't want to you want to hide the doer of the action, तुम उस काम को करने वाले को हाइड करना चाहते हो। तो फिर ऐसी कंडीशन में यू हैव टू ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। कैसे, मान लीजिए आपने कहा कि हमारे गांव में एक मर्डर हो गया, एक आदमी को मार दिया गया है, एक आदमी की हत्या हो गई हमारे गांव में, आप कैसे कहेंगे? अब यहां हत्या करने वाला तो नहीं है कोई, और आपको पता भी नहीं किसने की, और दूसरी बात समझिएगा, अगर पता भी है तो बताना नहीं चाहता इंसान, क्योंकि वो प्रॉब्लम में फंस जाएगा, वो बताने नहीं चाहता किसने किया, बस इतना कहेगा कि यार एक आदमी को मार दिया गया। अब ऐसी कंडीशन में आप उस आदमी को लेकर के सेंटेंस बनाएंगे जिसकी हत्या की गई है, तो वो इस सेंटेंस में रिसीवर है या डूअर है, आप समझिएगा। हाँ, वो इस सेंटेंस में हत्या वाली वर्ब का रिसीवर है, वो सेंटेंस आपका पैसिव ही बनेगा नेचुरली, पैदाइशी, आप एक्टिव नहीं बना सकते। अगर आपने एक्टिव बना दिया तो एक्टिव में आपको डूअर लाना पड़ेगा, किसने की हत्या, उस हत्या में आपको बताना पड़ेगा, और फिर आपको पुलिस आपको पता क्या करेगी, आपको उठाई फिरेगी, केस जब तक चलेगा जब तक आप ही उसके पीछे आगे लगे रहेंगे। अब देख लो, ये है फर्क एक्टिव एंड पैसिव का। वो बताया नहीं जाता कि एक्टिव क्यों बनाते हैं और पैसिव क्यों बनाते हैं। दोबारा समझिएगा, जब आप जो है सेंटेंस के डूअर को हाइड कर लेते हैं या बताना नहीं चाहते, छिपाते थे, या आप यू डोंट नो अबाउट द डूअर ऑफ द एक्शन और उसके बारे में नहीं जानते हैं, तो यू शुड या वी हैव टू या वी मस्ट ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। इसलिए हम न्यूज़पेपर में, मैगजीन में
आपका बोलने में, लिखने में, पढ़ने में बहुत सारे सेंटेंसेस मिलते हैं. देयर आर मेनी सेंटेंसेस विच आर फॉर्म्ड इन पैसिव वॉइस बट वी आर अनएबल टू रिकॉग्नाइज देम. हम समझ नहीं पाते हैं. हाँ, जैसे और देखते हैं. मानिएगा यहां पर आप क्लास में हो, आपका मोबाइल चोरी हो गया. आपने कहा सर मेरा मोबाइल था यहां और मेरा मोबाइल चोरी हो गया. किसने चुराया? आपको अगर पता होता तो आप बताते कि फला फला ने मेरा मोबाइल चुराया है, रोहन ने मेरा मोबाइल चुराया है. तो फिर एक्टिव बन जाएगा क्योंकि आप रोहन को हाईलाइट कर देंगे. ये डूअर है आपके पास, डूअर है आपके पास, रोहन ने मेरा मोबाइल चुराया. लेकिन आपको पता नहीं, आप श्योर नहीं हैं. यू आर नॉट श्योर अबाउट द डूअर ऑफ द एक्शन, or you don't know about the doer of the action. Yeah, you want to hide the doer of the action, then you have to, yeah, you must translate the sentence into passive voice. कि रोहन ने मेरा मोबाइल चुराया. एक्टिव है. अब बनाएंगे सर मेरा मोबाइल चोरी हो गया, आपको पता नहीं है. तो आप मोबाइल को लेकर के सेंटेंस बनाएंगे. ऐसी कंडीशन में आपको वो सेंटेंस पैसिव में बनाना पड़ेगा. आप देख लीजिएगा कितने सेंटेंसेस पैसिव में बनते हैं. सैकड़ों सेंटेंसेस ऐसे हैं जो पैसिव में होते हैं, बनते हैं, उनका स्ट्रक्चर ही पैसिव होता है लेकिन आपको पता नहीं होता है. अब समझते हैं पैसिव बनाने का. मैंने कहा शुरू में कि एक ही रूल है केवल पैसिव का और बहुत इजी है. अब समझते हैं एक रूल में पैसिव कैसे बन जाएगा. अब समझो, देखिएगा. तो सबसे पहली बात यह है, जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे, अब ध्यान से समझना, बस आगे की 5-4 मिनट 10 मिनट ध्यान से समझना, बस आपको सारी जिंदगी के लिए पैसिव तैयार है. पैसिव का बस एक पॉइंट याद रखना. सबसे पहली बात यह है कि वो सेंटेंस जो है रिसीवर ऑफ द एक्शन से शुरू होना चाहिए. सबसे पहली शर्त ये, यानी जिसको आप अपनी लैंग्वेज में कहते हैं ऑब्जेक्ट, यानी जिस पे काम किया गया है. सबसे पहली बात तो यह है कि वो सेंटेंस किससे शुरू होना चाहिए? रिसीवर. जैसे मैंने कहा था रूम से शुरू हो गया, मेरा मोबाइल चोरी हो गया, मोबाइल से शुरू हुआ. एक आदमी की हत्या हो गई, उससे होना चाहिए जिसने काम नहीं किया है बल्कि जिस पे काम किया गया है. क्लियर? ये आपको याद रखनी है. दूसरी बात, जो भी वहां पर वर्ब होगी सेंटेंस में, आप उस वर्ब को हमेशा पैसिव वॉइस में वी थर्ड ही लगाएंगे. चाहे वो सेंटेंस प्रेजेंट में है, चाहे वो पास्ट में है, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस है, चाहे परफेक्ट है, चाहे वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एक्टिव में, चाहे सेकंड है, चाहे थर्ड है, आपको केवल पैसिव में थर्ड फॉर्म ही लगानी है. शर्त है, अभी रूल नहीं बताया. ये शर्त, दो शर्त है आपकी. एक शर्त यह है कि आपका वो सेंटेंस रिसीवर से शुरू होना चाहिए, ऑब्जेक्ट से शुरू होना चाहिए. और दूसरी बात यह है कि आपको थर्ड फॉर्म फिक्स्ड है, तो और भी इजी हो गया. एक्टिव में तो आपको ये देखना पड़ता है कि सेकंड फॉर्म रखूं या फर्स्ट फॉर्म रखूं या आईएनजी फॉर्म रखूं या एसएस लगाऊं या थर्ड फॉर्म लगाऊं. वहां सबको आपको कुछ नहीं करना, केवल आपको सभी फॉर्म को बदल करके कैसे बदल देना? थर्ड फॉर्म, जिसको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल में बदल देना आपको. क्लियर? अब समझिएगा, ये बस ये दो बातें हैं और इनको दो बातों के बाद में आपको बस एक रूल लगा देना है, पैसिव तैयार है. अब देखो ध्यान से, ये क्लियर? रिसीवर से ये क्लियर, वर्ब की थर्ड फॉर्म. सुना गौर से. अब वहां देखिएगा आपको एक सेंटेंस मिलेगा. हाँ, एक सेंटेंस तो मिलेगा ना. एक सेंटेंस मिला जिसमें एक अपना सब्जेक्ट होगा, अपनी एक वर्ब होगी और एक उसमें एक ऑब्जेक्ट होगा. मैंने कहा ऑब्जेक्ट जरूर होगा क्योंकि वो रिसीवर, ये ऑब्जेक्ट ही इधर आकर के रिसीवर बनता है. तो ये ऑब्जेक्ट होगा रिसीवर, इधर आकर के ये ऑब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू होता है. क्लियर? ये एक सब्जेक्ट होगा डूअर, ये एक वर्ब होगी और यहां पर एक ऑब्जेक्ट होगा. क्लियर? अब वो किसी टेंस में तो होगा ना. ये समझिएगा. वहां पर जब टेंस में होगा तो या तो वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, समझ ना बेटा बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, या वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, या वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, या वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी. क्लियर है? मैं देखो, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी उस सेंटेंस में एक्टिव है, या वर्ब की सेकंड फॉर्म दी होगी, या वर्ब की थर्ड होगी, या वर्ब की फोर्थ. फिफ्थ क्या होती है? फिफ्थ यही होती है, फर्स्ट में एस लगा के वर्ब फिफ्थ, और फर्स्ट एक ही होती है, इसलिए हमने इसके 5 ही रख दिया यहीं पर. ये रहा फर्स्ट और फिफ्थ, क्योंकि फिफ्थ एस वाली होती है. अब देखिएगा यहां पर कोई वर्ब होगी, दोबारा समझिएगा. अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो एक बार फिर देखिएगा, साफ क्लियर.
रिसीवर चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए, वहां पर जो सेंटेंस मिलेगा उस सेंटेंस में आपको एक वर्ब मिलेगी और उस वर्ब की कोई फॉर्म होगी। वर्ब की एक फर्स्ट फॉर्म होगी, ऐसे लिख देता हूं, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, या वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी। फर्स्ट और फिफ्थ एक ही होती है। ये फर्स्ट होती है बिना एस वाली और ये फिफ्थ होती है। सिंगुलर और प्लूरल का फर्क होता है बस। अब देखिएगा, यहां पर एक सब्जेक्ट होगा, यहां पर एक ऑब्जेक्ट होगा। इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। अब देखिएगा, आपको पैसिव बनाना, यह हो गया आपका एक्टिव का रूल। आपको एक्टिव मिलेगा ऐसे। अब आपको सेंटेंस में पैसिव बनाना, देखिएगा पैसिव वॉइस को क्या करना, कुछ नहीं करना। किससे शुरू होगा सेंटेंस? रिसीवर से। बहुत बढ़िया, रिसीवर से सेंटेंस शुरू हो गया। उसके बाद एक वर्ब की ये जो आपकी फॉर्म है, फर्स्ट है, फिफ्थ है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ये सब किसे बदल जाएंगे? थर्ड में। क्लियर? ये सबको आपको बदल देना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहां जो है ये डॉट डॉट किया, बस यहां की कहानी है, वो रूल जो एक है उसे समझना। क्या समझना? अब देखिएगा, आपको पैसिव बनाने में बी की फॉर्म डालनी पड़ेगी, बी फॉर्म। बी फॉर्म क्या है? बी फॉर्म ये है कि इज, आर और एम, वॉज, वर, बीन और बीइंग। देखिएगा, बी की जो फर्स्ट फॉर्म है वो है आपकी इज, आर। बी की जो सेकंड फॉर्म है वो है आपकी वॉज, वर। बीइंग जो है वो थर्ड फॉर्म है और बीइंग जो है वो फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म, जो कॉन्ट्रास्ट सेंटेंस बनाते हैं। आप समझना, बस 1 मिनट का काम है और सभी पैसिव बन जाएंगे। दोबारा समझते हैं। यहां से एक्टिव जब सेंटेंस डूअर से शुरू होता है, पैसिव जो रिसीवर से शुरू होते हैं। पैसिव बनाने के लिए आपका सेंटेंस रिसीवर ऑफ द एक्शन से शुरू होना बहुत जरूरी है और जो वर्ब मिलेगी वहां थर्ड फॉर्म लगाना जरूरी है। 2 बात तो हो गई, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल लगता है, वो काम खुद नहीं करता बल्कि किसी के द्वारा किया जाता है। अब सेंटेंस मिलेगा हमें एक्टिव। एक्टिव सेंटेंस में जब मिलेगा तो जाहिर सी बात है वहां कोई ना कोई फॉर्म होगी, तो आपको पहचाननी पड़ेगी। टेंस जानते हैं, या तो वहां फर्स्ट फॉर्म होगी, या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होगी एसएस वाली, या वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, या वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी जो परफेक्ट में बनती है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म। आपको जानते हैं जो भी कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस में सब में आईएनजी आती है। थर्ड फॉर्म परफेक्ट में आती है, जितने भी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में आती है, और ये फर्स्ट फॉर्म हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये पहचान लेंगे आप। आगे आए, सेंटेंस शुरू हुआ, पैसिव बनाना शुरू किया। सेंटेंस जो इसका ऑब्जेक्ट था, रिसीवर था, ये रिसीवर, इससे हमने सेंटेंस को शुरू कर दिया रिसीवर से। जो ये वर्ब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हैं, इस सबको बदल दिया हमने थर्ड फॉर्म में। लेकिन उनसे पहले, थर्ड फॉर्म से पहले हमें यहां पर कुछ रखना पड़ेगा। यहां क्या रखना पड़ेगा? बी की फॉर्म। बी की फॉर्म क्या? इज, आर, एम, या वाज, वर, या बीन, या बीइंग रखना पड़ेगा। अब देखिएगा, बहुत इजी, अब समझना। अगर यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या फिफ्थ फॉर्म है सेंटेंस, तो आप भी यहां पर वर्ब की बी की फर्स्ट फॉर्म से बना देना, इज, आर, एम से। अगर वहां पर सेकंड फॉर्म दी गई है, देखना आपने ऐसा नहीं पढ़ा होगा आज तक, सोचा भी नहीं होगा। दोबारा समझिएगा, अगर एक्टिव में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो पैसिव में बी की फर्स्ट फॉर्म इज, आर, एम। एक्टिव में आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पैसिव में आपकी बी की सेकंड फॉर्म वॉज, वर। एक्टिव में आपकी थर्ड फॉर्म है, परफेक्ट है, तो पैसिव में बी की थर्ड फॉर्म बीन। और एक्टिव में आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म, तो पैसिव में भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म बी की क्या? बीइंग। लो जी, पैसिव खत्म। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसी फॉर्म एक्टिव में वर्ब की, ऐसी फॉर्म पैसिव में बी की। अगर एक्टिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो पैसिव में बी की फर्स्ट फॉर्म इज, आर, एम।
अगर एक्टिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट है, तो पैसिव में बी की सेकंड फॉर्म वाज वर्ब। अगर एक्टिव वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो पैसिव में भी बी की थर्ड फॉर्म बीन। अगर एक्टिव वॉइस वर्ब की फोर्थ फॉर्म वाला आईएनजी फॉर्म वाला कॉन्टिन्यूअस फॉर्म वाला, तो पैसिव भी बी की फोर्थ फॉर्म वाला बीइंग। और जो मेन वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में बदल जाती है। बस कितने ही पैसिव बना लेना दुनिया भर के, सब पैसिव खत्म है, एक ही रूल से खत्म, फिनिश्ड। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ क्योंकि पता नहीं है कि चक्कर क्या है, ये बी बीइंग कहां से आया है। दोबारा समझिएगा, फर्स्ट फॉर्म एक्टिव में फर्स्ट फॉर्म वाला सेंटेंस, पैसिव में इज आर एम फर्स्ट फॉर्म से, एक्टिव सेकंड फॉर्म वाला तो पैसिव वाज वर से सेकंड फॉर्म से ही, थर्ड फॉर्म वाला है तो थर्ड फॉर्म, और फोर्थ फॉर्म वाला है फोर्थ फॉर्म। कुछ नहीं करना, देखिएगा, फर्स्ट फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म से मिलाओ, सेकंड फॉर्म को सेकंड फॉर्म से मिलाओ, थर्ड फॉर्म को थर्ड फॉर्म से मिलाओ, फोर्थ फॉर्म को फोर्थ फॉर्म से मिलाओ, ये रही। और हो गया काम। अब ये कहेंगे सर ये बी कहां गया, बी को बताऊंगा, बहुत इजी है। जितनी भी मॉडल वर्ब्स हैं, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, जितनी भी है, उनके पैसिव में भी आ जाता है। क्यों? क्योंकि एक फर्स्ट फॉर्म हमने यूज कर ली है प्रेजेंट में, अब एक फर्स्ट फॉर्म हमारे पास बची है, इसके जो मेन है, रूट है, वो मॉडल के साथ चली जाती है। ये वो प्रॉब्लम है। और मजे की बात यह है, मॉडल में भी जहां पर थर्ड फॉर्म आएगी, जिन मॉडल्स में थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म जैसे शुड हैव, वुड हैव, कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, तो वहां भी फिर थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बीन, इसलिए आ जाता है विल हैव बीन, वुड हैव बीन, शुड हैव बीन, कुड हैव बीन। और अगर मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहां पर मॉडल के साथ बी। सब बताऊंगा आपको, बहुत इजी है। अगर मॉडल के साथ मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, ये नहीं भी यहां वो हो गया सब्जेक्ट। अगर मॉडल के साथ, ये भी मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो पैसिव में बी, और मॉडल के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो फिर पैसिव में बीन, और सेम ये हो गया इज आर एम वाज। बोलो क्लियर यहां तक? अब देखो सेंटेंस बनाते हैं, बहुत इजी है। पता नहीं आपने कैसे कैसे पढ़े हैं, देखना। शी इज कॉलिंग मी, शी इज कॉलिंग मी, मी को इधर लाओ, आई, शी के साथ इज, आई के साथ एम। कौन सी फॉर्म है यहां पर? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है? आईएनजी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म में क्या लग जाएगा? फोर्थ फॉर्म से मिला दो बीइंग से, तो आई एम बीइंग। और वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड बाय, शी का इधर आके है। अभी आपको क्लियर नहीं हुआ, बस जिंदगी भर पढ़ते रहे। सबसे पहली बात, पैसिव बनते क्यों हैं, पैसिव बनाते कब हैं, बनाते कैसे हैं, ये क्लियर ही नहीं हुआ आज तक। देख लो क्या हो रहा है यहां पर, एक बार फिर समझिएगा। एक बार फिर समझिएगा, एक्टिव में एक वर्ब है, एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये फर्स्ट और फिफ्थ एक ही होती है। अब आपको पैसिव में लगाना है, पैसिव में सभी वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएंगी, और यहां पर आपको बी की फॉर्म डालनी पड़ेगी। बी क्या है? इज, आर और एम, वॉज, वर, बीन और बीइंग। लो जी, इज आर एम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वॉज वर सेकंड, बीन थर्ड, बीइंग फोर्थ,
यहां पर एक सब्जेक्ट होगा और यहां पर एक ऑब्जेक्ट होगा। उस ऑब्जेक्ट को इधर ले आओ, उसको कहते हैं रिसीवर। से सेंटेंस शुरू हो गया, उसको इधर लाए। अब यहां पर सेंटेंस एक्टिव वॉइस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला है तो पैसिव भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला, फिफ्थ वाला। अगर सेंटेंस में एक्टिव सेकंड फॉर्म वाला है तो पैसिव भी आपका सेकंड फॉर्म में। एक्टिव आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला है तो पैसिव में भी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म बीइंग। एक्टिव आपका वर्ब की फोर्थ फॉर्म वाला, फोर्थ फॉर्म जानते हो आप, आईएनजी फॉर्म, तो पैसिव ही आपका आईएनजी फॉर्म बीइंग। लोच दोबारा समझिएगा, एक्टिव अगर आपका फर्स्ट फॉर्म में चल रहा है, फिफ्थ फॉर्म में चल रहा है तो इजारम, इसी से मिला दो। सेकंड फॉर्म में है तो पैसिव भी सेकंड फॉर्म वाजबर। थर्ड फॉर्म में है एक्टिव तो पैसिव भी बीइंग की थर्ड फॉर्म। और आपका फोर्थ फॉर्म में है तो पैसिव में भी बीइंग। और जो मेन वर्ब है वो तो थर्ड फॉर्म फिक्स्ड है, वो तो आनी ही है 100%। जैसे कि शी इज कॉलिंग मी को इधर लाए आई, सी के साथ इज, आई के साथ एम, आई एम, क्योंकि यहां कॉलिंग है तो कॉलिंग को देखो कौन सी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म में क्या लगेगा, बीइंग, तो बीइंग। और कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड बाय हर। लीजिएगा जी, अब बना लो जितने भी पैसिव आपको बनाने हो। और बची आपकी बी की बात, तो देखिएगा बी मैंने बताया, बी में कुछ नहीं है, ये बी जुड़ जाएगा आपका जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं। मॉडल वर्ब्स में आप बी जोड़ दो और आगे वी थर्ड तो आनी ही आनी है। विल है विल बी, शैल है शैल भी, कैन है कैन भी, कुड है कुड भी, वुड है वुड भी, शुड है शुड भी। और यहां तक कि आगे इन्फिनिटिव भी आएंगे, अभी मैं एडवांस से पढ़ाऊंगा, वहां भी आएगा, हैज टू बी, हैव टू बी, नीड टू बी, डेयर टू बी, जो भी आपके हैं। मॉडल वर्ब्स में इन्फिनिटिव के साथ सब में बी आएगा। बस ये ध्यान रखना, जहां पर फर्स्ट होम वहां पर इजार है, जहां पर सेकंड वहां पर वॉज वर सेकंड, बीन में बीन थर्ड फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म वालों में बीइंग। और जो मॉडल वर्ब है उनके साथ बी है। लेकिन जिन मॉडल वर्ब्स के साथ अभी एग्जांपल बताऊंगा मैं आपको, जिन मॉडल वर्ब्स के साथ में आपका हैव जुड़ा होगा, हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, मॉडल वर्ब्स में क्या होगा, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। क्योंकि वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, क्योंकि क्या आ गया बोलो यहां देखो, अभी देखो थर्ड फॉर्म आ गई तो थर्ड से मिला लो आप, तो थर्ड फॉर्म क्या होगा, बीन। तो फिर वहां पर उन मॉडल के साथ बी नहीं आएगा, क्या आएगा, बीन, क्योंकि मेन वर्ब थर्ड है तो फिर बी की भी थर्ड आएगी यहां पर। इसलिए कुड हैव बीन, वुड हैव बीन, शुड हैव बीन। और अगर मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो फिर वर्ब का बी है, क्योंकि बी फर्स्ट फॉर्म है। अगर आई कैन टीच यू है तो इसमें पैसिव में कैन भी आएगा। अगर होगा यू शुड हैव टॉट मी तो शुड हैव टॉट आ रहा तो सब बीन आएगा। एग्जांपल देखते हैं अभी। अब सारे के सारे पैसिव इसी से क्लियर हो जाएंगे। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। देखो, यू शुड हैव डन इट, तुम्हें करना चाहिए था। इट को इधर लाओ, इट शुड हैव ऐसी रखो। अब ये देखो, ये मेन वर्ब जो है इसमें कौन सी फॉर्म है, पर ये समझिएगा, ये हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होगी, पक्की बात है। तो जब यहां पर थर्ड फॉर्म है तो फिर हैव के बाद अब ये बी नहीं जोड़ सकते आप, क्योंकि थर्ड फॉर्म जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म के साथ बीन का है कॉम्बिनेशन। इट शुड हैव बीन और आगे आपका डन तो दिया हुआ थर्ड पहले बाय यू। अब कोई सा भी आप सेंटेंस बना लीजिएगा, कोई सा भी इसी बेस पर। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि आज तक वो कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं। ये क्लास थोड़ी सी बड़ी हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगला सेंटेंस देखो। जैसे शी डज नॉट हेल्प मी को इधर लाओ, आई। देखो कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आता है, पैसिव फर्स्ट हो जाता है बी। क्या बी की फर्स्ट फॉर्म क्या, इज आर एम, तो आई के साथ एम। नॉट है तो नॉट भी लगाओ, आई एम नॉट। हेल्प की थर्ड फॉर्म लगाओ, हेल्प।
बाय शी को इधर ले आओ, हर। अब देखो इसमें क्या जुड़ा, ये जुड़ा है। क्यों जुड़ा? क्योंकि यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी हेल्प, प्रेजेंट में है सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए यहां पर इजारे में। लो बनाओ जितने बनाने आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं। और देखिएगा मालिका सेंटेंस ये है, वी कैन नॉट सॉल्व इट, इट को इधर लाओ, इट। कैन नॉट को कैन नॉट ऐसे रखो, कुछ नहीं बदलना आपको, इट कैन नॉट। अब देखिएगा मॉडल वर्ब्स आ गई है। मॉडल वर्ब्स में कौन सी फॉर्म है? यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो मॉडल वर्ब्स में अगर फर्स्ट फॉर्म है तो क्या जुड़ता है? बी, बी। इट कैन नॉट बी, सॉल्व की थर्ड फॉर्म लगा दो, सॉल्व बाय अस। अगर वहां पर हैव थर्ड फॉर्म होता मॉडल के साथ तो फिर बीन आता, जैसे हमने पहला एग्जांपल बनाया था अभी। कहीं भी बनाइएगा सेंटेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखते हैं, दे वर नॉट कॉलिंग मी। अब ये देख लो कॉलिंग आ रहा है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म देखो, फर्स्ट फॉर्म के साथ इज आर एम, सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर है, थर्ड फॉर्म वाले बीन है, फोर्थ फॉर्म आएंगे वाले बीइंग। तो इस सेंटेंस में क्या आएगा? बीइंग आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बनाओ। आए, मी का इधर आए, दे के साथ वर है, आई के साथ वॉज, आई वॉज, नॉट है तो नॉट, आई वॉज नॉट। अब यहां पर कॉलिंग है, कॉलिंग यानी बीइंग, कॉल के थर्ड फॉर्म कॉल्ड, बीइंग कॉल्ड बाय देम। आप देखिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम तुमने पढ़ के प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट, फलाना परफेक्ट, ये गड़बड़ हो रही है और वो रटते रहते हैं आप। अगर आप रटोगे इंडेफिनिट और ये याद रखोगे तो फिर कभी भी आपका वॉइस क्लियर नहीं होगी। बताओ क्यों? क्योंकि जब आप लिखेंगे एग्जाम में क्वेश्चन या बोलेंगे तो आप ये थोड़ी ना कहेंगे रुक जाइएगा मैं सोच लूं पहले, नहीं। आप केवल ये देखेंगे आप कॉन्ट्र से बना रहे हो, परफेक्ट में बना रहे हो, या काम हो गया पास्ट इंडेफिनिट, उसी के अकॉर्डिंग आप बी की फॉर्म ऑटोमेटिक आपका माइंड सेलेक्ट कर लेगा, आपका पेन सेलेक्ट करेगा कि आपको बीइंग डालना है या बी डालना है, इज आर एम के साथ थर्ड फॉर्म डालनी है या वॉज वर के साथ डालनी है, क्योंकि वो टेंस ऑटोमेटिक एक्सेप्ट कर लेगा। वो टेंस के ट्रांसलेशन की वजह से गड़बड़ होती है। दूसरी बात समझिएगा, सबसे खास बात जो है, वो क्लास थोड़ी सी बड़ी हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां देखिएगा, आपने देखा होगा कि 12 टेंसेस में से ये कहा होगा आपको केवल 8 टेंसेस जो है यूज किए जाते हैं, आर यूज्ड इन पैसिव वॉइस। ये आप समझिएगा बहुत खास पॉइंट है। तो इसके पास 4 नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है द टेंस टिपिकली नॉट यूज्ड, द टेंस टिपिकली नॉट यूज्ड इन पैसिव वॉइस आर, वो कौन से हैं यार नॉट यूज्ड? वो कौन से हैं? आपने देखा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अभी 5 मिनट्स का काम है, ध्यान से समझना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ये आपके 4 टेंसेस हैं जो टिपिकली नॉट यूज्ड इन पैसिव वॉइस। अब ये क्यों नहीं यूज किए जाते हैं? हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये कि इन चारों टेंस में आखिरकार क्या आफत है कि जो चारों टेंसेस यूज नहीं किए जाते। भाई पैसिव तो बन जानी चाहिए थे, क्योंकि इनमें डूअर रिसीवर नहीं होते, होते हैं। जब आप ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बुला रहा हूं, इसका पैसिव बन सकता है, तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मैं तुम्हें सुबह से बुला रहा हूं, इसका क्यों नहीं बन सकता? भाई सीता कमरा साफ कर रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, सीता इज क्लीनिंग द रूम, पैसिव बना दिया, द रूम इज बीइंग क्लीन्ड बाय सीता। चलो
तो ये भी तो हो सकता है सीता जो है 2 घंटे से रूम साफ कर, इसका पैसिव बनाओ। तो ये कैसे बोलेंगे फिर कि रूम साफ हो रहा है 20 मिनट से, इसमें टाइम आ रहा है, इसे कैसे बनाए फिर? सुबह से खाना बन रहा है, अभी तेरा खाना नहीं बना अभी तक। सुबह से खाना बन रहा है तो पैसिव स्ट्रक्चर है, कैसे करेंगे? 2 घंटे से पत्र लिखे जा रहे हैं, पत्र लिखे जा रहे हैं, तुम्हारे पत्र नहीं खत्म हुए, कैसे बनाएंगे भाई? जब ये टेंस नहीं बनते तो इसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे फिर? कॉन्टिन्यूअस बना नहीं सकते अब, क्योंकि टाइम डाला हुआ है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पैसिव में बोला हमने, तो पैसिव कैसे बनाए? पैसिव को कर दिया बैन। तो वो जो गड़बड़ घोटाला तुम्हारे साथ हुआ, यहां भी गड़बड़ घोटाला है कि ये 4 टेंसेस जो है वो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश यूज नहीं किए जाते, इनके रूल्स हैं, ये पैसिव बनते हैं, आपके एग्जाम में ये पूछे नहीं जाते हैं। अब ये क्यों नहीं पूछे जाते हैं? कि इसमें बड़ी प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि ये यूं नहीं पूछे जाते, दे आर नॉट यूज्ड या दे आर नॉट आस्क्ड इन योर एग्जाम ड्यू टू देयर कॉम्प्लेक्सिटी। इनकी जो है कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जटिल है, बड़े मुश्किल है, और इनको हटा दिया गया फिर, क्योंकि ये एकेडमिक्स लेवल पे, स्टूडेंट्स लेवल की बात नहीं है। जब आप नॉवल में पढ़ेंगे, कहीं पोइट्री आपने पढ़ा हो, उनमें खूब सेंटेंसेस मिलते हैं इस तरह के। तो फिर ये क्या होगा? अब देखो, ये 4 टेंसेस को मना क्यों किया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्ट्रेस्ट में क्या प्रॉब्लम है? कॉन्ट्रेस्ट तो है, बीइंग से बन जाता है भाई। इन चारों में सबसे पहली बात तो एक खास बात है कि ये चारों के चारों टेंस जो है कॉन्टिन्यूअस। जब ये चारों के चारों टेंस कॉन्टिन्यूअस हैं, तो कॉन्टिन्यूअस में तो आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनाया, वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनाया, वहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इन्हीं में क्या प्रॉब्लम है? इनसे कोई दुश्मनी है क्या? नहीं नहीं, दुश्मनी नहीं है। मैंने क्या कहा? इनकी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से इनका रूल्स बड़े अलग हैं, थोड़ा सा ऑकवर्डनेस आती है मॉडर्न इंग्लिश में, इसलिए उन्होंने कहा कि इनको आप बच्चों से पूछो मत, एग्जाम में मत डालो, थोड़ा सा अजीब है। अब क्यों है अजीब, मैं बताता हूं, अब आ जाएगा। सबसे पहली बात मुझे बताइएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग और बताओ क्या है? एक्टिव की। एक्टिव की देखो, बड़ा मजा आने वाला। तो इसमें आपके आते हैं हैज या हैव, बीन और प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यहां क्या आता है भैया? हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यहां क्या है भाई फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में? विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यहां क्या है? यहां विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ये आपके एक्टिव में होते हैं, क्योंकि एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। तो इनमें सबसे पहली खास बात तो एक कॉन्टिन्यूअस है सारे, और सभी में क्या है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म सभी में है, चारों में। कॉन्टिन्यूअस है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म तो होगी। और जो पैसिव का, अब यहां देखना, बड़े मजे की बात बता रहा हूं, और पैसिव में जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है आईएनजी फॉर्म, तो वो जो पैसिव बनाने के लिए जो लेती है, वो क्या लेती है अपने अंदर? बीइंग लेती है। समझ लो, क्या लेती है अपने अंदर? बीइंग अपने साथ। दोबारा समझिएगा, कॉन्टिन्यूअस के जो पैसिव बनते हैं वो बीइंग से बनते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती है। तो जो भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म में चली जाएंगे, लेकिन जब यहां वर्ब की फोर्थ फॉर्म है तो यहां बीइंग भी चाहिए। और मजे की बात यह, जो बीन है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आता है पैसिव में, यहां पहले से ही इन चारों टेंसेस में बीन पहले से ही बैठा है। अब आपको पता तो कुछ है नहीं, यहां पहले से ही बैठा है, और यहां पहले से एक बैठा, और ये बी, ये रहा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। तो पहले से एक बी की फॉर्म पैसिव की पहले दी हुई है इनमें। यहां पर बीन पहले ही है, यहां बीन पहले ही है, यहां बीन पहले ही है, यहां बी पहले ही है, और पैसिव बनाने के लिए हमें बीइंग भी डालना पड़ेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बीन बीइंग, बीन बीइंग, बीन बीइंग और बी बीइंग, ये हो रहा था पैसिव बनाने में। पैसिव तो बन जाता, अभी बन जाएगा। तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा था, वो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो रहा था, इसलिए वो मॉडल इंग्लिश में उन्होंने रिमूव कर दिया, हटा दिया। आप समझते रहे ना आप? देखो लेवल तो यही है पढ़ने का, मैं क्या करूं, मुझे क्या पता कैसे कैसे पढ़ा आपने।
कुछ समझ में आई बात नहीं आई? हैज हैव के साथ बीन एक्टिव में, यहां हैड बीन है, यहां विल हैव शैल हैव बीन है, यहां विल बी शैल बी है, फॉर की फोर्थ फॉर्म है। फोर्थ फॉर्म वाला पैसिव बीइंग से बनता ही बनता है, और बीन पहले से है तो पैसिव में बीन बीइंग करना पड़ेगा। यहां हैड के साथ हैड बीइंग बीइंग करना पड़ेगा, विल हैव बीन बीइंग करना पड़ेगा थर्ड फॉर्म, और विल बी बीइंग करना पड़ेगा थर्ड फॉर्म। इसलिए वो कहा कि आप इसको जो है थोड़े कुछ वक्त के लिए वक्त छोड़ो, यानी मॉडर्न इंग्लिश में इसको रिमूव ही कर देते हैं, हटा देते हैं कि बच्चों को समझ नहीं आएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये बच्चों के लेवल की बात नहीं रही है। अब आपको तो बता दे कि आपको 8 के बनते हैं केवल पैसिव, 4 के नहीं बनते। भाई क्यों नहीं बनते, यूं तो बता दो क्यों नहीं बनते। इनकी दुश्मनी है कुछ, ये कॉन्ट्रनेस नहीं है क्या? इन्होंने क्या बुरा कर दिया भाई? ओह खैर कोई बात नहीं बच्चों, थोड़ा सा पढ़ाने का ऐसा अंदाज है, गुस्सा आ जाता है। गुस्सा नहीं, ये तुम्हें समझाने का मामला है। पढ़ोगे बहुत मजा आएगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि आप मेहनत से पढ़िएगा, हमारे साथ जुड़िएगा, और जो भी लर्नर है इंग्लिश को सीखने के लिए, देखो इंग्लिश का कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि वो कॉम्पिटिटिव लेवल की इंग्लिश अलग होती है, एकेडमिक लेवल की अलग होती है, या स्पोकन इंग्लिश अलग होती है, कुछ नहीं होती है। बेस सबका एक होता है, बस वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस ओर जाना चाहते हैं। लेकिन अगर बेसिस सही नहीं है, आपकी नींव सही नहीं है, आपका जो है बेस आधार ही ठीक नहीं है, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। तो आप हमारे साथ आइएगा, जुड़िएगा, और मैं आपसे ये वादा करता हूं, प्रॉमिस करता हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। सभी टॉपिक्स को अच्छे से डीप डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अभी तो केवल बेसिक है, लेकिन हाँ इतना है जो मैंने रूल बताया वो इसका, इससे बाहर नहीं है। कुछ एडवांस रूल्स है उन्हें डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बस याद रखना कि फर्स्ट फॉर्म वाले एक्टिव में इजारम से, सेकंड फॉर्म वाला वाजवर से, थर्ड फॉर्म वाला बीन से, फोर्थ फॉर्म वाला बीइंग से बनता है। मॉडल के साथ बी आ जाता है, जो थर्ड फॉर्म वाले मॉडल है उनके साथ हैव बीन हो जाता है। और इन्फिनिटिव में आगे डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं यूं तो, लेकिन ये पैसिव का बेस है करीब करीब। और आप जुड़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, करवाते रहना, शेयर करो, लाइक करो। और देख रहे हैं बच्चे स्टूडेंट्स, लेकिन कमेंट नहीं आ रहे, कमेंट कम करते हो। कमेंट भी करो, बताना कैसी क्लास लगी और इसमें मैं क्या इंप्रूवमेंट करूं। देखो ऑफलाइन पढ़ाने का, ऑनलाइन पढ़ाने का दोनों का अलग होता है, अभी शुरू किया है, तो मुझे बताना थोड़ा सा, और क्योंकि आपका मुझे कोऑपरेशन की जरूरत है। ओके, अगली क्लास में फिर मिलते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में, और आपने देखा होगा बड़ा मजा आया होगा आपको, और ऐसे ही आगे सभी वीडियोस में आपको मजा आने वाला है। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।